मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हॉलो स्फीयर विद कैविटी। वैसे हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां पर थिकनेस बिल्कुल हॉलो स्फीयर का नेग्लिजिबल होता है उसका होता है 2/3 mr²। लेकिन ऐसा हॉलो स्फीयर जिसके दो रेडियस हो, जैसे कि मान लो हॉलो स्फीयर का मैंने एक पोर्शन कट किया, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इसके मैंने हाफ पोर्शन को कट किया और पाया कि एक्चुअली में एक सॉलिड स्फीयर जिसका अंदर से कैविटी आ गया, धीरे धीरे कीड़ा खा गया। रखे रखे स्फीयर था, हम मतलब मैंने कुछ खाने का सामान रखा, ये थोड़ा अच्छा वाला डिजाइन नहीं बना, सुंदर सा था, थोड़ा सा टेस्टी वाला डिजाइन लेना, फील आ जाए, वो डिजाइन नहीं बनना। ओके, मैं डिजाइन बना के दूंगा आज। हाँ, अब थोड़ा फील आ रहा है मुझे, ठीक। तो मान लो कट करके पोर्शन चेक किया तो अंदर का इस पोर्शन को कैविटी हो गया, बीमारी हो गई, बेचारा कीड़ा खा गया, खत्म हो गया। तो मास कितने पोर्शन में बचा इस पोर्शन में? पूरे स्फीयर है तो इसके दो रेडियस हो जाएंगे, एक आउटर रेडियस, दूसरा इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस को मैंने माना r2 और इनर रेडियस को माना r1 इस केस में। और बचे हुए पोर्शन का मास है m। जो पोर्शन हट गया उसको हमने काउंट कर रहे हैं, टोटल रेस्ट पोर्शन। m इज द मास ऑफ रेस्ट पोर्शन। कैविटी पोर्शन के हटाने के बाद मास में हटा, तो ऐसे कैसे होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल मिड से पास कर रहा हो, चाहे वो इस तरह से पास कर रहा हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से पास कर रहा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेंटर से किसी तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा हो तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = m। एक हॉलो का सॉलिड में कितना होता है? क्योंकि ये पहले क्या था? सॉलिड, उसमें से कुछ पोर्शन घट गया अंदर का, तो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। अब क्योंकि कुछ पोर्शन कट गया है रेडियस में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है r2 to the power 5 minus r1 के पावर 5 डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, ठीक है। अब ये कैसे आता है? तो ये आप खुद से ट्राई करो। कुछ पोर्शन इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, बना दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का मैंने आंसर भी दिया, क्वेश्चन भी समझा दे रहा हूं दोबारा से, आपको खुद से बना के चेक करना है कि आपसे बनेगा या नहीं। एक सॉलिड स्फीयर था, उसके अंदर के पोर्शन को कैविटी हो गया, टोटल मास चला गया, n इज द रेस्ट मास पोर्शन, यानी कि जो पोर्शन बचा है उसका मास है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अलोंग दिस एक्सिस, या अलोंग एक्सिस सेंटर से पास करें, कितना आएगा? तो 2/5 m r2 का पावर 5 माइनस r1 का पावर 5 बाय r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हम खुद से निकालोगे। एक क्वेश्चन मैं इसी से बना लेता हूं रिलेटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूं और थोड़ा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। इसे आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से बनाओगे, क्योंकि जब खुद से बनाओगे तो खुद का दिमाग चलेगा, समझ में आएगा कि कितना गलत हुआ है, कितना सही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये कितना होता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म of each side A, ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा प्रिज्म।
बिल्कुल, ये प्रिज्म कुछ इस साइड देखेगा, प्रिज्म का हर एक साइड कितना होगा, ए। एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल बीच से जाएगा। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग लाइक दिस, बिल्कुल मिड से जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ऐसे केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है m i इज इक्वल टू जो एक क्यूब का होता है वही m a स्क्वायर बाई 6, क्योंकि ऐसा आप मान के चलो सारे साइड a है, ठीक है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रिज्म कैसा होता है, ये पोर्शन आपका बाहर होगा, ठीक है। प्रिज्म आपका कैसा होता है, ये पोर्शन बिल्कुल बाहर होगा, ये उसके मिड से पास कर रहा है, ठीक है, और बाहर से निकल रहा है। तो सारे साइड, ये साइड में कितने हैं, एक सारे साइड ए होने का मतलब क्या है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है, 3D स्ट्रक्चर, ठीक। और मिड से पास करने का कितना आता है, m स्क्वायर बाय 6 क्यूब का भी, यही प्रिज्म का होता है। प्रिज्म में ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिमिलरली सिर्फ जो, क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह से पढ़ते हैं इसका प्रिज्म का, तो ये होता है m स्क्वायर बाय 6, ठीक है। Moment of inertia of cavity portion of some cavity question, ठीक है। ऐसे भी देख लेते हैं जिसमें कैविटी आ जाए, वही कोई चीजें खत्म हो जाए। एक स्फीयर है, ठीक है, इसे हम डिराइव करेंगे, खुद से बनाएंगे, ये मैं आपके लिए बना दूंगा, आप इसे देखकर उसे बनाओगे उस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन कई जगह मिल भी जाएंगे। 2r is the radius of solid, ये एक सॉलिड स्फीयर है। टोटल मास m बिफोर कैविटी, इट्स मास इज m बिफोर कैविटी, ठीक है। आर रेडियस का एक कैविटी आ गया और इतने पोर्शन को हमने कट करके निकाल लिया, आप समझो कैविटी आ गया या फिर इसे निकाल लिया, ठीक है। आर रेडियस का एक स्फीयर हमने इसमें कट कर लिया जो इसकी सर्कमफेरेंस और सेंटर को टच कर रहा है, ठीक है। नाउ फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी वैल्यू ऑफ i, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर when a small part of radius r is cut from that sphere, ठीक है। यानी कि स्मॉल पार्ट जो था स्फेरिकल स्मॉल पार्ट, उसको कट कर दिया गया ऑफ रेडियस r। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास कहां पर होगा, ये पार्ट कट करने के लिए ये सब मास कहां पर होंगे, यहां पे होंगे, इस पोर्शन में मास नहीं हो, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो पहले हम ये मान के चलेंगे कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सबसे पहले पूरे स्फीयर का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर कटे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस निकालकर उसे माइनस कर देंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2r अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है, बस समझ में आ रही है। टोटल मास m, उसमें से माइनस करेंगे क्या, तो एक कटे हुए पोर्शन का जिसका रेडियस है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, क्योंकि यही एक्सिस दोनों में कॉमन है, कुछ इसी तरह से है, इस छोटे से पोर्शन से इस तरह से टच है, तो उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हमने i कहा और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को i s, तो हमारा i नेट जो निकलेगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i माइनस
आई डैश, कोई दिक्कत। सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होता है 2/5 mr²। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका कितना होगा, सबसे पहले तो इसे कमाएं। सबसे पहले इस छोटे से पोर्शन का मास फाइंड करना होगा ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सके। ठीक है, इस छोटे से पोर्शन का मास मैंने मान लिया m डैश। ठीक है, टोटल सॉलिड, एक सॉलिड स्फीयर का मास कितना होता है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एरिया में कि वॉल्यूम में। वॉल्यूम में, अंदर भी मास होता है, पूरा भरा होता है। तो एक स्फीयर का मास कितना होता है 4/3, सॉरी वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³ वॉल्यूम पर कितना मास m मास। तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास m/4/3 पाई r³। तो इतने वॉल्यूम में कितना मास, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3, ये भी एक स्फीयर है पाई r³। ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, रेडियस कितना था 2r। तो यहां पर जो r लिखेंगे वो कितना होगा 2r का होल क्यूब, 2r का होल क्यूब। तो स्मॉल r का कितना आ जाएगा, तो इधर भी से मल्टीप्लाई करेंगे m/4/3 पाई 2r, 2 मतलब हो गया 8 r³ मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r³। कोई दिक्कत, r³ से r³ कट गया, पाई से पाई, 4/3 से 4/3, ये वैल्यू आ गई m/8। इस पोर्शन का मास कितना आया m/8। कोई दिक्कत, बस आ गया है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस कितना आता 2/5, मास की जगह कितना m/8, 2/5 m r² होता है, इसका रेडियस कितना है r²। कोई दिक्कत, चीजें विजिबल है, ओके यहां दिक्कत है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूं, मेरी बात को समझिएगा, मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, मेन डायग्राम को ही मिटा रहा हूं ताकि इसको सही से लिख सकूं। जो मैंने उस साइड लिखा है, सबसे पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 2/5 mr², यहां रेडियस कितना है 2r। तो इस r को चेंज कर लो आप, सबसे पहले दोबारा से बता रहा हूं, अपनी बात को समझो। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, फिर से मेरी बात को समझो। टोटल मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस 2/5 mr², रेडियस कितना 2r, तो 2r का स्क्वायर। ठीक है, उसमें से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हमें निकालना पड़ेगा कि आइडियाज की वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी। कोई दिक्कत, मेरे पास समझ में आ रही है, दोबारा से स्टार्ट करता हूं। जिन लोगों ने समझ लिया वो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं समझा दोबारा से समझ लें। इसके मास को मैंने माना m डैश, तो m डैश की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, वो कि m/8 आ रही है, जो देख लेते हैं। ठीक, टोटल मास कितना था m, वॉल्यूम, एक स्फीयर का वॉल्यूम किसमें होता है, एक सॉलिड स्फीयर का मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वॉल्यूम में। तो 4/3 पाई, टोटल कितना है इसका वॉल्यूम 2r का होल क्यूब, इतने वॉल्यूम का मास है। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास m/4/3 पाई 2r का होल क्यूब, यूनिट का मास। इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³, क्योंकि इसका रेडियस कितना है r। तो इतने का मास 4/3 पाई r³, इतने का मास, तो m/4/3 पाई 8r³। जितना है मल्टीप्लाई, कितना है मल्टीप्लाई करें यूनिटरी मेथड, 4/3 पाई r³, r³ से r³ हट गया, कैंसिल, पाई से पाई, 4/3 से 4/3, वैल्यू आया m/8। इस m डैश की वैल्यू निकल गई, m डैश इज इक्वल टू m/8। कोई दिक्कत, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
हमें निकालना है आई डैश के लॉन्ग, इस एक्सिस के लॉन्ग आई डैश की वैल्यू। उससे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से निकालेंगे तो ताकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकें। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the axis passing through center of mass कितना आता है स्फीयर का 2/5 mr²। ठीक है, 2/5 mr²। m कितना है यहाँ पर m/8, रेडियस कितना r। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ I C और m, सेंटर ऑफ मास से पास करने पर। कोई दिक्कत? दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल, डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। क्या I डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार ICM प्लस md²। d की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, r, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ICM की वैल्यू, ये ICM की वैल्यू हो गई क्या, ये 2 से 4 टाइम्स में बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? m/20, 5 into 4 20 r² plus m r²। एलसीएम लेंगे तो 20 plus 1 21, दिस इज इक्वल टू 21/20 mr²। ये आई डैश की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या करना है, I माइनस आई डैश। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूं I माइनस आई डैश समझने के लिए यूनिटरी मेथड यूज किया मैंने, और कुछ नहीं। आई इज इक्वल टू सिंपल सा मेथड है कि जितना पोर्शन पता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे। ठीक है, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कटे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2 का पावर स्क्वायर यानी 4 into 2 8 mr²/5 minus 21 mr²/20। एलसीएम कितना आएगा 20, 5 into 4 20, 8 into 4 32 minus 21 mr²। ये वैल्यू कितनी आ गई, अगर मेरी वैल्यू गलत होती थी अपने आप नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1, 32 में से 21 चला गया कितना 11 mr²/20। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर रिमूविंग द स्फेरिकल पार्ट हैविंग रेडियस r। ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, इस पार्ट को रिमूव कर देने के बाद क्वेश्चन जैसा हमने बनाया था, इस पार्ट को रिमूव कर देने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, 11/20 mr²। ये तो हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब डील कर लेते हैं थोड़े टॉर्क से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कई सारे कॉम्बिनेशन भी दिए जाते हैं, रॉड के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, 2 स्फीयर 3 स्फीयर, एक 3 स्फीयर का कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैविटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैविटी यहां से बना दिया जाता है। ठीक है, तो कैविटी के क्वेश्चन में मेनली करना क्या, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस, ठीक है, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू कैविटी एट दैट एक्सिस। ठीक है, three spheres of radius r and mass m, यानी कि 3
identical spheres है of radius r and mass l are connected to each other. Find the moment of inertia at the common point O. ठीक है, तो ये एक O पॉइंट है, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find the moment of inertia along the axis passing through O, as shown in figure. अगर मुझे एक के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए तो क्या तीनों के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा? क्योंकि तीनों में क्या डिस्टेंस सेम होंगे, ये डिस्टेंस तीनों का सेम होगा क्योंकि तीनों की मिड पॉइंट है. बात समझ में आ रही है? एक के कारण अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए तो क्या तीनों के कारण मिल जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इज इट क्लियर? अगर इस तीनों चीज को हम तीनों को ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह से तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा? ये साइड कितना होगा? ये जो साइड आएगा कितना? 2r. सिमिलरली ये साइड भी कितना आएगा? ये रेडियस कितना है? r. और ये रेडियस r. सिमिलरली दिस साइड इज आल्सो 2r and this side is also 2r due to the this is r and this is again r. तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया हैविंग साइड 2r और ये उसका हो गया सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड का मतलब है मिडिल पॉइंट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, या सेंटर ऑफ मास ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल. सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे हमारा? सेंट्रॉइड पे. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड डिस्टेंस कितना होता है फ्रॉम द एज? ये 2a, ये भी डिस्टेंस 2a. इस तरह से मान के बनाते हैं 2r, तो ये भी डिस्टेंस कितना? 2r. तो हाफ डिस्टेंस कितना? r, क्योंकि लाइक इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हाफ डिस्टेंस कितना आएगा? r. इसको x लिख लेते हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? ये एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री. ये हाफ एंगल कितना? 30 डिग्री. कोई दिक्कत? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x cos 30 is equal to r? x cos 30 degree is equal to r. Then x is equal to r by cos 30, यानी कि √3/2. x cos 30 का वैल्यू कितनी होती है? √3/2. तो √3/2 x की वैल्यू निकल गई 2r/√3. एक बार ये डिस्टेंस निकल गया तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान नहीं होगा? इसको मैं अलग करके दिखा रहा हूं. ये रहा एक स्फीयर, उससे डिस्टेंस है ये वैल्यू x. तो एक के कारण अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे यहां का पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं. एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग दिस एक्सिस फाइंड करना है मुझे, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश या ICOM मुझे पहले से पता है. ICOM मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर कितना होता है? दिस ऑल स्फीयर्स आर सॉलिड स्फीयर. ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास कितना होता है? 2/5 mr². ठीक है, तो ICOM सॉलिड स्फीयर का कितना होगा? 2/5 mr². मुझे क्या निकालना है? I एक स्फीयर का, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि दोनों एक्सिस कैसे है? पैरेलल. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? x. x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली? 2r/√3. तो I is equal to ICOM plus md². कोई दिक्कत? यहाँ पे d की वैल्यू क्या है? x. ICOM कितना हो गया? 2/5 mr² प्लस. अब यहां पे हमें दिमाग लगाना है. ठीक है, मास कितना होगा? ये मास कितना होगा? m.
d का वैल्यू हमें r नहीं पुट करना है, d का वैल्यू वो है जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ कितना है x, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 2r/√3, तो 2r/√3 का होल स्क्वायर, ये आएगा 2/5 mr² प्लस 4mr²/3। एलसीएम आएगा 5 × 3 15। ओके, एलसीएम इसको मैं मिटा रहा हूं, तो एलसीएम आएगा 5 × 3 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 + 20 26 mr²/15। दिस इज द आंसर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू वन स्फीयर। एक स्फीयर के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 26 mr²/15। तो 3 के कारण कितना है, एक के कारण वैल्यू आ रहा है 26 mr²/15। तो 3 के कारण I net is equal to 3 times of I, which is equal to 3 times of 26 mr²/15। तो ये आया 26/5 mr²। ओके, क्लियर है? प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं अलग क्लास में क्वेश्चन क्लास करके प्रैक्टिस करवा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। स्टिल सिलेबस को थोड़ा आगे ले जाते हैं, फोकस करते हैं, भटकते नहीं। राइट टॉपिक टॉर्क, न्यू टॉपिक टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? जो बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करना होता है तो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो बॉडी को आगे भेजना है तो फोर्स लगाते हैं, लेकिन किसी बॉडी को अगर सिर्फ रोटेट करना है, यानी एक पॉइंट फिक्स से दूसरे पॉइंट को मूव करना है, तो ये क्या हो गया, रोटेट करना। जब बॉडी को रोटेट करना होता है तो हमें इसकी जरूरत होती है टॉर्क। सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलता, क्योंकि अगर फोर्स मैं यहां भी लगाऊंगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो थोड़े से दूर में फोर्स लगेगा तो बॉडी रोटेट करेगा, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स अप्लाइड डिस्टेंस भी नेसेसरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये पोर्शन पे मैं फोर्स लगा रहा, इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एट दिस पोर्शन, तो दिस डिस्टेंस इज नेसेसरी, बिकॉज़ टॉर्क कहता है कि अगर फोर्स आप यहां लगा रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, फिक्स। लेकिन आप फोर्स अगर थोड़े से डिस्टेंस पर लगा रहे हो तो बॉडी रोटेट करना शुरू करेगा, पूरा बॉडी मूव नहीं करेगा, कुछ फोर्सेस मूव करेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूसेस रोटेशन, force, only force produces linear displacement, torque produces angular displacement, must be remembered, ठीक। टॉर्क का मतलब है कि जहां बॉडी गोल घूम रहा है, फोर्स के थ्रू गोल घूम रहा है, यानी वहां टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वहां टॉर्क लगाया जा रहा है। जहां बॉडी आगे जा रहा है, पूरे बॉडी डिस्प्लेस हो जा रहा है, तो वहां सिर्फ फोर्स लग रहा है, नो टॉर्क, क्योंकि टॉर्क इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेशनल मोशन, नॉट फॉर लीनियर मोशन, must be considered. Okay, the definition of torque is if a pivoted or hinged or suspended body, ठीक, tends to change state of rotation under the action of force, it is said to be acted by a torque। यानी किसी भी बॉडी को किसी एक पॉइंट से फिक्स करके दूसरे पॉइंट पे फोर्स लगा के घुमाया जाता है तो कहा जाता है कि इसे टॉर्क अप्लाई किया गया है, ठीक है। बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। टॉर्क समझने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आना जरूरी है, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज टॉर्क, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स फॉर्मूला इज R क्रॉस F, यानी कि उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जहां से फोर्स लगाया जा रहा है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Here
r is equal to distance between point of application of force applied r is the distance between point of application of force applied to axis of rotation. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ r is from axis of rotation to the force applied. This is the direction of r. ठीक है, तो r cross f का डायरेक्शन क्या जाएगा? टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? r. Place your right hand in the direction of r and move your finger या curl your finger in the direction of f. The direction of f किधर? ऊपर. तो okay, r and f. Thumb shows the direction of resultant torque. तो टॉर्क किधर? बाहर की ओर. बस समझ में आया? r क्रॉस f और f किधर है? डायरेक्शन ऑफ f ऊपर. तो r क्रॉस f बाहर. जैसे मान लो a क्रॉस b निकालना है. दिस इज b वेक्टर, दिस इज a वेक्टर. a वेक्टर इज क्रॉस का मतलब इनसाइड. दिस इज b वेक्टर. मुझे क्या निकालना है? a क्रॉस b. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है? a. तो प्लेस योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ a. ठीक है, और कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स b. b का डायरेक्शन किधर है? आगे. तो पहले मैंने a रखा और फ्रंट पे मोड़ा. a क्रॉस b किधर? नीचे. a b क्रॉस b डायरेक्शन डाउनवर्ड. तो रिजल्टेंट किधर? रिजल्टेंट. ठीक है, सिमिलरली a b क्रॉस b का डायरेक्शन a क्रॉस b. प्लेस योर राइट हैंड a b किधर? क्या मोड़ पाएंगे? a क्रॉस b दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है. दोनों के बीच का एंगल क्वेश्चन समझ में? मान लो ये a. ठीक है, b किधर है? आगे फ्रंट में. इज इट पॉसिबल टू फाइंड? यस. एंगल कितना? थीटा. इसके क्या दो कंपोनेंट बन सकते हैं? a क्रॉस b का रिजल्टेंट निकालने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, जो वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है a क्रॉस b. जैसे मान लो यही हो गया a क्रॉस b. तो a क्रॉस b किधर? a क्रॉस b बाहर. ठीक है, a क्रॉस b बाहर. अगर कुछ ऐसा ही लिख दूं वेक्टर a b a क्रॉस b नीचे है अंदर. सिमिलरली इसमें a क्रॉस b. ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टॉर्क को आगे बढ़ते हैं. व्हाई वी यूज टॉर्क? ये हुआ डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका. व्हाई वी स्टडी टॉर्क? व्हाई वी यूज टॉर्क? अ न्यू कंपोनेंट, अ न्यू टॉर्क. रोटेशनल मोशन में जब कभी भी बॉडी रोटेट करता है तो एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स एक्सिस के अलाउंग रोटेट करता है. तो उस समय जब बॉडी रोटेट करता है तो सिर्फ फोर्स नहीं, एक डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो कितना बॉडी रोटेट कर रहा है इट डिपेंड नॉट ऑन ओनली फोर्स. कितने डिस्टेंस पे लगा रहा है फोर्स उससे भी. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ r प्लस f को एक नया टर्म दिया गया टॉर्क, which is responsible only for rotational motion. यानी कि बॉडी जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, जब कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो ड्यू टू टॉर्क फोर्स, जब फोर्स एट सम पॉइंट अप्लाई होगा तभी, यानी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहेगा. टॉर्क सिर्फ सिंगल फोर्स के कारण अप्लाई नहीं होता. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर की ओर, तभी जाके टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. यानी कपल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स एट सम सेपरेशन, देन बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग. दिस इज द टॉर्क. मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज
आर एफ साइन थीटा, क्रॉस का मतलब साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एन, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क फोर्स का न्यूटन, आर इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मीटर, देन न्यूटन मीटर, एफ इज द फोर्स, फोर्स का न्यूटन, आर इज द मीटर, तो न्यूटन मीटर। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और करेंगे। ओके।